दिख गया दम और जीत गए हम। आज फिजिक्स का सेकंड बोर्ड एग्जाम था। सेकंड बोर्ड एग्जाम 12 के लगभग खत्म हुआ और उसके बाद फिर मेरे पास कुछ फोटोज आए, मैसेज आए कि सर वही आया था जो हमारे पास पढ़ाया गया था, जो आपके द्वारा पढ़ाया गया था। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी पेपर का विश्लेषण कर लेता हूं, और जब मैंने पेपर का विश्लेषण किया तो मेरे मन में यही बात आई थी जो पहले भी आप शायद सुन चुके होंगे कि दिख गया दम और जीत गए हम। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है और मिलती रहेगी जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें और अपना परसेंट बना सके बहुत बढ़िया सा। तो आज हम क्या करने वाले बेटा, आज हम सेकेंड परीक्षा पेपर विश्लेषण करेंगे भौतिक विज्ञान का, बोले तो फिजिक्स का। अंग्रेजी माध्यम वाले कहीं दूर न जाए, इंग्लिश हिंदी सब दोनों एक साथ में चलेगा। आप समझिए, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक एक नंबर की चर्चा कर ले, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे नंबर कट गया या यहाँ पे नंबर कट गया तो क्या होगा, और फिर अपन देखेंगे कि क्या क्या आया था हमारे पढ़ाई वाले से। मतलब कि देखो, तुम लोगों को जब मैंने 100 क्वेश्चन दिए थे तो तुमको बोला था बेटा ये 100 क्वेश्चन कर लो। कई बच्चे ये कह रहे थे सर हमको सिर्फ पास होना, मैंने कहा पास से थोड़ा और आगे पहुंच जाओगे। यदि आपने वो काम किया होगा तो बेटा आप जरूर आगे पहुंचेंगे और आपका रिजल्ट सेकंड बोर्ड एग्जाम वाला बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पेपर के पहले पन्ने से। सबसे पहले देखते हैं भैया सही विकल्प वाले, मतलब कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रहता है। प्रश्न है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब क्या होता है भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला, सर ये हो जाता है सर एन डी फाई बटे में डी टी, है ना। होता कि नहीं होता, माइनस का निशान भी आता है भैया क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है। एन क्या फेरों की संख्या है, हाँ सर वहां फॉर्मूले फेरों की संख्या है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड वाले का मतलब क्या हो बेटा, हमारा ये जो दिख रहा है हमको कौन सा, ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता है। वहीं पर यदि अपन चर्चा करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या हमारे पास, अगला पॉइंट है क्या वहां पर टाइम लिखा है, सर टाइम तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या डी फाई मतलब कि फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मतलब इन चीजों पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा। तो किस पे डिपेंड नहीं करता भैया, कुंडली के प्रतिरोध पर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मतलब कि कुंडली का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है परमाणु के आकार की कोटि होती है, तो बताइए भाई परमाणु के आकार की कोटि क्या होती है, 10 की घात -15? नहीं सर 10 की घात -15 नहीं होती। इसका सही आंसर होगा सर जी हमारे पास 10 की घात -10। क्या हो जाएगा, 10 की घात -10, मतलब द साइज ऑफ एन एटम इज ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वायु का परावैद्युतांक है। अपने पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे दे रखे हैं, तो यहां पर देखते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। अच्छा मैं ही फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूं शायद, आइए थर्ड पर बात करते हैं। तरंग सदिश के परिमाण का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज। देखो 8th चैप्टर में आता है बेटा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, के बराबर 2 पाई बटे में लेमडा। क्या हुआ करता है, के बराबर 2 पाई बटे में लेमडा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, डी वाला क्वेश्चन मतलब कि चौथा क्वेश्चन, वायु का परावैद्युतांक है, मतलब कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, देखो बेटा हम कूलाम का नियम लिखते थे, F बराबर क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ पर के क्या था सर, परावैद्युतांक होता था। क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। जब हम बात कर रहे हैं कि एयर की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वायु की, तो वायु के लिए के का मान क्या लिख देते थे 1, तब फॉर्मूला बनता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R की घात 2। ये फॉर्मूला बनता था। पर ये कब बनता था, जब हमारा सही आंसर होता था कि परावैद्युतांक वायु का कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है सर, ऑप्शन नंबर बी, कितना, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं भाई परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। जगह ढूंढनी पड़ेगी पर ढूंढ लेंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे ये हमारे पास है आईना। आईने पे यदि ये एक तरंग सीधे सीधे आ रही है तो बताओ भाई अभिलंब कहां पर है, सर अभिलंब भी वहीं पर है। तो आपतन कोण कितना बना, आपतन कोण का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यदि पढ़े हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। अगला है अल्फा कण है एक, द अल्फा पार्टिकल इज अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, तो आपको बता दूं अल्फा कण होता है बेटा हीलियम का नाभिक। क्या? हीलियम का न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से आपको मैंने सारे एमसीक्यू का डिस्कशन करवा दिया है। अब अपन आते हैं सही जोड़ी के मिलान पर, बोले तो मैच द फॉलोइंग पर। देखो कितनी आसान चीजें थी, और तुम्हें बता रहा हूं जब मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुमसे ये भी बोला था कि लाइव जब जाके पढ़ाया था उस सब चीजों को देख लोगे तो एक एक नंबर की तैयारी भी हो जाएगी। अब वो तुम पर है, तुमने देखा या नहीं देखा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है, मतलब कि क्या काम करना है भाई, हमको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट हुआ करती है बताइए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब ये किसका आंसर हो गया बेटा? फर्स्ट का आंसर क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। एन प्रकार अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है भैया? यंग कैंसर का उपचार, अशुद्ध अर्धचालक, कूलम ऊर्जा का मात्रक कीटाणुओं को नष्ट करने में, या एम्पियर। देखिए दिमाग लगाइएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो मैं बात कर रहा हूं तो क्या ये यंग से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से रिलेटेड है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, कूलम से रिलेटेड है, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, या फिर एम्पियर से रिलेटेड है? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, यहां पर आता है अशुद्ध अर्धचालक। मतलब सेकंड का आंसर क्या है हमारे पास? अशुद्ध अर्धचालक, मतलब कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाला। थर्ड में लिखा हुआ है विद्युत आवेश की इकाई, मतलब कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? बोलो सर कूलम। पहला पार्ट पढ़ा था, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो जाएगा। किसका? थर्ड का। ये किसका आंसर था हमारे पास? थर्ड का आंसर आ चुका है। आइए चौथे पर आते हैं। चौथा है द्वि स्लिट प्रयोग। द्वि स्लिट प्रयोग मतलब कि डबल स्लिट प्रयोग किसका था? यंग का था। इसलिए भैया पांचवे का यदि मैं चौथे का यदि मैं बोलूं तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब कि पराबैंगनी किरणों का क्या उपयोग है, तो कीटाणुओं को मारने में उपयोग किया जाता है। यह हो गया भैया हमारे पास पांचवे का आंसर। तो डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या हो गया? तो डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यदि याद ना आ रहा हो तो याद कीजिए। यदि किसी चीज में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं? कहती बेटा इसको जाओ छत पे रख के आओ, धूप लगेगी, धूप लगेगी तो ये सारे कीड़े क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यदि अपन धूप में रखते हैं तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे खत्म हो जाती है, चीजें सही हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है। लास्ट है गामा किरणें, मतलब कि गामा रेज। यदि आपने थोड़ा भी तरीके से पढ़ाई की होगी तो मैंने एक चीज जरूर बोला है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगे आएंगी तो आपको एक चीज जरूर लिख देनी है, कैंसर का उपयोग। देखो गामा किरणों का उपयोग, गामा रेज का यूज किया जाता है कैंसर के लिए। कहां लिखा है? यंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवे का आंसर है। तो हम लिखते हैं सर ये है छठवे का आंसर। किसका सर? कैंसर का उपचार, मतलब कि ये किसका आंसर है? छठवे का। अब जिस बच्चे ने इस प्रकार से सही जोड़ी खत्म कर डाली होगी उसको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि तुम्हारी विहान से पहले से पढ़ रहा हो तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? बताइए भैया, कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंग प्रयुक्त करते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा सर अवरक्त तरंगे। अवरक्त का मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा सर इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किस युक्ति में धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है? कौन सी युक्ति कहलाती है वो? याद करो, यदि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमारा ये है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक बार फिर से बनाएंगे गैल्वेनोमीटर को। भैया थोड़ा सुंदर बनना चाहिए क्योंकि बच्चे अब समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि उनके एक नंबर वाले सही गए या नहीं गए, है ना। विश्लेषण क्या होता है? यही तो होता है। बच्चे सोचते हैं कि कोई मुझे बता दे कि मैंने जो टिक लगाया था वो सही गया कि नहीं गया। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यदि सही गया तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि मान लेते एक आध को छूट गया है तो टेंशन नहीं लेना है।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया बीती। देखो बहुत अच्छी चीज है, मेरे सुनिए इस चीज को, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। मतलब जो हो चुका है उसको भूल जाइए, आगे के बारे में सोचिए कि आप आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं, जीवन में और क्या प्रगति और क्या उन्नति कर सकते हैं। फिर से कहूंगा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। ठीक है, चलो भाई, तो गलत हुआ तो कोई बात नहीं है। तो बेटा को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, बोले तो सीरीज में, इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे सर हमको नहीं बता रही है। देखो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, गैल्वेनोमीटर हमारे पास यहाँ पर है, इसके साथ सीरीज में क्या जोड़ते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तब क्या बनता है सर, वोल्ट मीटर। तो आप लिख देंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जबकि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। यदि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट याद हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, देखो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि 1.5 है तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, 1/1.5, या फिर कह लो भैया एक काम करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 10/15, या फिर कह लो कि सर 2 पंचे 10, 2 से तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा सर। तो 5 दूना 10 और 5 × 15, तो अगले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, 2/3। क्या आ जाएगा सर, 2/3। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाता है 2/3। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा क्या होगी। 1 ग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा, मतलब कि क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, क्या हो जाएगी सर, बहुत सिंपल चीज है सर, E बराबर mc² का फॉर्मूला लगा देंगे हम, और हमें पता है सर E बराबर, जो हम m की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम जब बात करते हैं m की, तो लिखा है सर 1 ग्राम, ग्राम मतलब कितना, 10⁻³ से गुणा करो तो kg हो जाएगा। C मतलब प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ 8 तो ये हो जाएगा 10⁻³ 3 3 × 9, 10 कितनी 16, तो अपना आ जाएगा आंसर 9 × 10⁻13 जूल। क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻13 जूल। तो ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा किसका आंसर आ गया भैया, डी वाले का, तुम्हारा वो पिछले हिंदी माध्यम वाले डी का आंसर आ चुका है। अगला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, बोला जा रहा है धारा घनत्व का विमीय सूत्र लिखिए। कैसे लिखा जाएगा भाई धारा घनत्व का विमीय सूत्र, देखो जे से निरूपित करते हैं, क्या होता है I/A। अब बोलो I का विमीय सूत्र क्या होता है सर, एम्पियर, तो A लिख दिया अपन ने, और A मतलब क्या हुआ, एम्पियर नहीं, A मतलब हुआ क्षेत्रफल, बोले तो एरिया। क्या होता था, धारा को क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए, धारा घनत्व आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सर, ये हो जाएगा L⁻²। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर हो जाएगा m0 L-2 T0 और a⁻⁻1। गलत जवाब हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बोले तो रिक्त स्थानों की। पहला है, लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान रंग के लिए सबसे कम होती है। सबसे कम किसके लिए होगी भैया, जो सबसे ज्यादा मुड़ेगा। सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है भैया, बैगनी रंग। कौन सा, बैगनी, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा वॉयलेट। अगला क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है, आप लिखेंगे सर धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की तरह। किसकी तरह, दंड चुंबक। दंड चुंबक को अपन बढ़िया तरीके से अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, हम कहते हैं बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, याद करो, जे थॉमसन जी ने। किसने की थी, जे थॉमसन जी ने। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक बेटा फेराड होता है ना। द ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस याद है, कितने कैपेसिटर लगाते, 2 माइक्रोफेराड का, 3 माइक्रोफेराड का। तो माइक्रो तो सामने जोड़ते हैं, पर एक्चुअल यूनिट क्या होती है, फेराड होती है। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज खालिस्तान ने की थी। The phenomenon of electromagnetic induction was discovered by blank। किसने की थी, नाम लिख लीजिए, माइकल फेराडे। वैसे लिख मत लीजिए, केवल मिलाते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धात्विक सतह से गर्म करने पर, देखो बेटा जिसका आंसर होगा, जब अपन गर्म कर रहे हैं मतलब तापायनिक उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन होगा बेटा, तापायनिक उत्सर्जन। मतलब कि क्या होता है सर, तापायनिक उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, थर्माइनिक एमिशन। जब अपन गर्म करते हैं और तब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब कौन सा एमिशन है, थर्माइनिक एमिशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य की चर्चा पे आ गए हैं कि व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता
केंद्रीय द्वीप फ्रिंज से दूर जाने पर घटती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको इंग्लिश में देखना तो आइए देखते हैं भाई अंग्रेजी वालों। इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आप बोलो बीच वाली ज्यादा वो होती है, यस सर, बीच वाली की जो ब्राइटनेस होती है वो ज्यादा होती है, बाद में क्या होती रहती है, कम होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा सर, पहला कथन हो जाएगा हमारा सत्य। सत्य के लिए टी लिख दे रहा हूं, ट्रू। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न, जब एक दंड चुंबक को उसकी अक्ष के अंदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है, टुकड़े कर देते हैं, तब प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब आपको बताना है सही बात है कि गलत बात है। आइए इंग्लिश मीडियम वालों समझा देता हूं। When a bar magnet is cut into two equal pieces along its axis, then magnetic moment of each piece becomes half। ठीक है, ध्यान देना। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो, जब अपन किसी मैग्नेट को काट रहे हैं, ध्यान देंगे, जब अपन एक चुंबक को काट रहे हैं तो चुंबक हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल, ये पूरा का पूरा साउथ पोल। अब यदि मैं इसको बीच में से काट देता हूं, बीच में से काट दिया मतलब ऐसा कर दिया, तो असल में इसकी जो ध्रुवता है ना, जो पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उसको अपन बोले तो वो क्या हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। और इसकी वजह से अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा हमारे पास, आधा हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है। अब अपन आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये कथन सत्य? तुम कहोगे हाँ सर, एक तरफ यहां पर कुंडली होती थी, एक तरफ यहां पर कॉइल होती थी सर, इसमें करंट फ्लो होता था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, मतलब ये अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो कहेंगे सर ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सर ये कथन हमारा हो जाएगा ट्रू। बोले तो क्या हो जाएगा सर, सत्य हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। चलो अगले पर आते हैं। डी ब्रोगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहा गया है डी ब्रोगली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मतलब क्या है सर, द्रव्य तरंगे, मतलब सॉरी डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या ये कथन सत्य है? आप कहोगे नहीं सर, आपने ही हमें बताया था कि ये कथन असत्य होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब कि ये वाला हो जाएगा असत्य। अगला, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। क्या पृथ्वी का विभव शून्य होता है? जी हाँ सर, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बोले तो ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे सत्य असत्य देख लिए हैं। अब चर्चा करेंगे कि जो तुमको टॉप 100 बोले थे, बच्चों के कमेंट आए, 500 कमेंट बोले थे, 500 से ऊपर कमेंट आए, और कहा यार कि अब तो क्वेश्चन दे देता हूं। दिया हमने। जब हमने क्वेश्चन दिए तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा उस टाइम पे, कई बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या ये बस पढ़ लूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? कई बच्चों के फोन आए कि सर इतना पढ़ लेने पे काम चल जाएगा क्या? अब देखो क्या था सच्चाई। सच्चाई ये है कि जो मैंने पढ़ाया था, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, वही क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ वहां से नहीं, यहाँ एक आध हो सकता है न्यूमेरिकल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो ध्यान दो। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया सर? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बोला जा रहा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोला जा रहा है। जब हम चर्चा करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट की, तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, क्या कौन सा प्रश्न है? व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब कि प्रकाश की विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है? यदि आपको इसका आंसर मालूम है, मतलब आपको किसका आंसर, इसका आंसर भी मालूम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो पहला ही प्रश्न देखोगे तो आ चुका है। दूसरा देखो, समभारिक को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? समभारिक। समभारिक का मतलब क्या हुआ सर? समभारिक का मतलब हो गया आइसोबार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देना है। अब देखो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। क्या बोला था बेटा कि आपको इन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कई लोगों ने बोला कि सर 100 बहुत ज्यादा है, तो मैंने भी तुम्हें बोला कि सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम में 12वीं का रिजल्ट बनाना है, तो 100 कुछ भी नहीं होते। ध्यान दो। समभारिक मतलब कि आइसोबार के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन था डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये देखो मैं ही पढ़ा रहा हूं इस प्रकार से, ये मैं ही हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे। YouTube पर जाके सर्च करो, ये वाला क्वेश्चन दिए थे बेटा 100 क्वेश्चन। तो डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार,
क्या? समस्थानिक और समभारिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्या यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में? जी सर। मतलब जो पहला क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल लिखने के लिए 6वें नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए तो दोनों के दोनों प्रश्न पहले ही बताए जा चुके थे। आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप कहोगे सर ये नहीं आया, तो ठीक है, नहीं आया है। पर यदि आप शुरुआत में देखो तो आपको ये पता होगा कि शुरुआत के यदि आप लेक्चर देखो यूट्यूब वाले, तो ये चीजें समझाई हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तो कोई 2 गुण लिखिए भैया, उत्तर से दक्षिण चलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लो भैया हो गया। क्या हो जाएंगे? राइट द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 पॉइंट हो गए, 2 नंबर मिल गए, बात खत्म। अगले पॉइंट पर आइए, अर्धचालक पदार्थ को परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 अर्धचालक पदार्थों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इस पर आते हैं। राइट द नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। देखो बेटा, यदि आपने ये प्रश्न किया हो कि पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में 3 अंतर लिखे, मतलब कि राइट 3 डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यदि आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा कि चार्ज कैरियर, पी टाइप में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स, एंड एन टाइप में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं? होल या फिर विवर लिखते हैं हिंदी माध्यम वाले। यदि ये क्वेश्चन किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या बन जाएगा? बन जाएगा। मतलब ये भी आया, ये भी आया, ये भी सॉरी ये वाला नहीं करना चाहिए, ये भी आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्या प्रश्न है? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? सिंपल सा आंसर था, जब पढ़ाया था तब समझाया था। यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो 2 दिशाएं मिलेंगी, जो कि संभव नहीं है। आगे पे चर्चा करते हैं, ध्यान देना। देखो कौन आ चुका? ये आ चुका, ये आ चुका, ये बन जाएगा। ठीक है, किसी चालक के लिए 2 परिस्थितियां लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। राइट द 2 कंडीशन इन विच ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर अ कंडक्टर। ये देखो, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। राइट, एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। यदि ये बन जाता आपको तो ये बन जाता। और ये कौन सा क्वेश्चन बेटा? 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला क्वेश्चन है। जब मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे ये तो न्यूमेरिकल है तो इसको अपन अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल छोड़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अमीटर वोल्टमीटर में 2 अंतर भैया बन जाने चाहिए थे। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बन जाने चाहिए थे। आप कहोगे इसमें नहीं है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। देखो, जो क्वेश्चन नहीं दिया उसके लिए हुआ हुआ फेंकूंगा नहीं कि नहीं है ये भी दिया था, बताया था तुमको, ऐसा नहीं। यूट्यूब वाले कभी जाकर देखिए, वो वीडियो जब लाइव पढ़ाया गया था, ये चीजें उस टाइम पे बताई थी। और जब ये आपको 100 क्वेश्चन वाला बता रहा था, मैंने सजेस्ट किया था यूट्यूब के वो 6 लेक्चर देखने के लिए। अब आपने देखा कि नहीं देखा, आपके ऊपर है। अगले प्रश्न पर आओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान देना, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये देखो, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया? 2 नंबर का आया ना। मतलब कि पेपर तुम्हें पहले से पता था, बहुत हद तक क्वेश्चन आपको मालूम थे। उसी के जस्ट और वाला क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट इट्स फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, आवेश के क्वांटमीकरण का क्या कारण है। यदि आपको ये क्वेश्चन मालूम होता Q = NE वाला, तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम आने वाला था। मतलब कि और में यदि ये 2 नंबर का आया है तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न आया है ना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी करके गए थे। आइए और आगे देखिएगा, डिराइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिराइव द मिरर फॉर्मूला, अवतल गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निगमित कीजिए। ये भी आया और ये भी, सॉरी ये नहीं आया पर ये भी आया है ना। तो डिराइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, मतलब कि दर्पण सूत्र के लिए, अवतल गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निगमित करना था। ध्यान दो, जब मैं इस क्वेश्चन को दे रहा था तो मेरे लिए ये था कि या तो लेंस निर्माता सूत्र और या तो दर्पण सूत्र, मतलब कि या तो अपने पास मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। तो मैंने और में अथवा में दोनों को लिखा था। और देखो, यदि आप ध्यान दो तो हमारे पास कौन सा बेटा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। मतलब दर्पण सूत्र का निगमन भी आपके पास आ चुका। न्यूमेरिकल है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूमेरिकल क्यों छोड़ देते हो? देखो, न्यूमेरिकल मैं तो बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाता नहीं हूं ना कि मुझे उस कमेटी में रख लिया जाए कि एक एक नंबर के साथ न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं, इसलिए न्यूमेरिकल को छोड़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये न्यूमेरिकल छोड़ते हैं। ये प्रश्न बेटा बताया हुआ है, इसमें फोटो दिख नहीं रही है पर बताया है मैंने। ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आगे बढ़ते हैं।
कि क्रांतिक कोण यदि आ जाता आपसे पूछने के लिए तो देखो बेटा यहां कहीं पर क्रांतिक कोण पढ़ाया गया है, ठीक है। पर चलो आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु लिखने पे 1 नंबर मिलता, हमें तो चाहिए थे 4 नंबर। तो आओ समझा देता हूं 4 नंबर कैसे पा सकते थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दी गई स्थितियों में किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ड्रॉ रे डायग्राम एंड राइट मैग्नीफाइंग फॉर्मूला फॉर गिवन कंडीशंस। आओ देखो, डिस्क्राइब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का जो है, जो आया है वो आपको बताया गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया गया था। आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा में ये तो हो गया भाई, आगे चर्चा में लेकर आते हैं। यदि आप ध्यान दें इस प्रश्न पर, तो पीएन जंक्शन का पूर्ण तरंग, पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं, जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संधि, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग कार्य के रूप में वर्णन करना था। डिस्क्राइब पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो इस प्रश्न को, पूर्ण तरंग कार्य के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र, कार्य विधि, निवेशी विभव तथा निर्गत विभव के समय के साथ परिवर्तन आरेख। लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपने इस क्वेश्चन को तरीके से किया होता तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे क्या होता, बन जाता और 4 नंबर आपके हाथ में होते। वैसे बोर्ड एग्जाम दे आए हो मतलब हाथ में होंगे, ठीक है। और यदि अब तुम में से यदि कोई ऐसा बच्चा है ना जो हमसे ये कह रहा है कि सर हमारा तो पेपर बिगड़ गया, तो ध्यान दो बेटा, कहीं ना कहीं तुमने गलती की। यदि तुम्हारा पेपर बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं तुमने गलती की है। पर यहां पर डीमोटिवेट नहीं हो जाना कि सर तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया है, अब कोई चारा नहीं रहा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो आने वाले टाइम पर सरकार नई नई स्कीम निकलती है, फिर कोई स्कीम आएगी, फिर पेपर देना, फिर पास होना, मेहनत करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। याद रखना उस सेंटेंस को, एक बार किसी ने कहा था अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। एक कागज का पन्ना मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो ऐसे बोल बोल के बच्चों को ढीठ बना देंगे कि वो फिर पढ़ाई करेंगे नहीं, कहेंगे सर एक पन्ना क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो ध्यान दो बेटा, ये बातें मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जो ना समझ है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस प्रकार से ना समझ का मतलब सुनो, पहले वाले ना समझ अलग है, जो पढ़ाई में कमजोर है। दूसरे वालों के लिए कह रहा हूं जो क्या करते हैं कि भैया पेपर बिगड़ गया, सर भी डांट रहे हैं, घर वाले भी डांटेंगे, बहुत परेशानी वाली बात है। अब वो लोग कुछ उल्टा सीधा कदम उठाने की सोचेंगे, और मूर्ख है वो लोग जो ऐसा कदम उठाने की सोचेंगे, ठीक है। कहीं मम्मी पापा के बारे में सोचिए, आप सोच कर देखिए एक बार, यदि आप सोचेंगे उनके बारे में तो वो सोचेंगे कि यार मम्मी पापा तो गुस्सा करेंगे, अब गुस्सा करेंगे तो क्या करना है, फांसी लगा ले। नहीं, गलत चीज है ये सब, ध्यान देना। तुम कभी पापा या मम्मी से पूछो कि मम्मी बताओ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो मम्मी बोलेगी कि तुम ही इंपॉर्टेंट हो। अब तुम कहोगे सर हमारे पापा तो पीट देते हैं, तो पीटने का काम किया है तुमने, पर पिटाई करने के बाद या पिटाई होने के बाद तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं हो जाना चाहिए कि पापा ने पीट दिया है। ईगो हर्ट लेके नहीं चलना है। मुझसे भी कई बार ऐसा बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, बच्चे आनंद फानंद कुछ भी सवाल लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं सर पेड़ ऊपर की तरफ काहे उगते हैं। अब इन सवालों के टाइम पर जब बच्चे परेशान करते हैं तो मेरा भी ईगो हर्ट हो जाना चाहिए, मुझे भी दे देना चाहिए खींच के। हालांकि शुरुआती दौर में मैंने कभी कुछ ना कुछ किसी को पीटा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे आएंगे कमेंट करने के सर हमने आपसे मार खाई है, लेकिन कोई बात नहीं। पर अब मेरा ईगो कोई हट नहीं होता बेटा, ईगो बहुत गंदी चीज है, इसको साइड करते हैं। अब वापस आ जाते हैं जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो चर्चा क्या कर रहा था भाई, प्रश्नों की। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान दो, ध्यान दो, क्या ये वही प्रश्न है, क्या ये वही प्रश्न है कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। क्या यही प्रश्न है, देखो देखो, क्या ये यही प्रश्न है कि एक्सियल पोजीशन में निकालना है। हाँ सर यही प्रश्न है। तो देखो 4 नंबर का ये प्रश्न भी आपको बता दिया गया था, 4 नंबर का ये प्रश्न भी आपको पहले से बता दिया गया था। आते हैं लास्ट 20वें प्रश्न पर। देखो इस प्रश्न को, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति, मतलब कि एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट, एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। ये देखो कहां है, कहां है, नहीं दिख रहा क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो आओ भाई 20वें प्रश्न को यहां दिखाता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति सामर्थ्य, औसत सामर्थ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। डिराइव द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन एन
एसी सर्किट। देखो 4 नंबर का ये प्रश्न भी आया था। अब यदि मैं पिछले वाले पेज पर जाऊं तो इस प्रश्न को देखो, ये तो आया ही आया है, ये तो आया ही आया है, ये तो आया ही आया है, पर इस पर ध्यान देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। Derive the relation between intensity of electric field and electric potential. Derive relation between intensity of electric field and potential difference. Same to same क्वेश्चन आया है 4 नंबर में। अब तुम यदि कह दो मेरे से कि सर आपने वो प्रश्न नहीं बताया तो बेटा कहीं ना कहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि भाई हमें नहीं पता थे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो सारे बताए जा चुके थे। तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि हर इस बच्चे को जिसने हमारे अधिविज्ञान के लेक्चर देखे थे और पढ़ाई की थी, कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में पढ़ाई की थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और यदि किसी बच्चे का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, उसने लापरवाही की है, तो चिंता नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना। आने वाले टाइम पे और स्कीम्स आएंगी और आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब इन शब्दों के साथ कहता हूं अलविदा आपको, कि हो सकता है आप 12वीं पास करके कॉलेज में जाए, मजे करें। तो ठीक है, जब कभी पढ़ाई कीजिएगा और कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो अधिविज्ञान के इसी चैनल पर आकर यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, इन्हीं शब्दों के साथ बस यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। गुड डे एंड थैंक यू। एमपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अधिविज्ञान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।